दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का और आज के प्राइम टाइम में जो खबरें हिस्सा बनी हैं उन खबरों में मुख्य है कि सबसे पहले खिलाड़ियों की इंसाफ मांगने वाली, और बात प्रदेश की सियासत की भी करेंगे। बात उस राजनीति की भी करेंगे जो इंडिया से शुरू हुई है। अब इंडिया के दो मायने हो गए हैं, एक इंडिया भारत और एक इंडिया वो जो महाजमावड़े से निकला है। तो सियासत के अलावा बात उस तूफान की भी होगी जिसने आपकी रसोई में हलचल मचा रखी है। तो सबसे पहले नजर दिन भर की सुर्खियों पर। एनडीए की बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि लीडरशिप मोदी जी की होगी। और पहली बैठक में एनडीए की जो बैठक हुई उसमें 39 दल साथ इकट्ठे हुए। 2024 के रण के लिए विपक्ष भी एकजुट है और विपक्ष के इंडिया में 26 दल हैं जो एनडीए से लड़ेंगे। और तीसरी खबर ये है कि नाम और चेहरे पर संग्राम जारी है। विपक्षी मोर्चे पर जो एकजुटता की कमी लग रहा था दिखेगी, वो दिखनी शुरू हो गई है। पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचाया हुआ है। नदियां उफान पर हैं और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात के राजकोट में बारिश से जल सैलाब, दक्षिण गुजरात सौराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट। तो ये मौसम की खबरें हैं। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में दर्दनाक हादसा हुआ है। वहाँ करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग बिजली के करंट से झुलस गए। तो ये थी वो खबरें जो आज सुर्खियों में हैं। अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा हैं। तो प्राइम टाइम में सबसे पहले शुरुआत उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जो दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां अलकनंदा नदी के किनारे बसे चमोली में दर्दनाक हादसा हुआ है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास करंट फैलने से 15 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में 14 लोग झुलस गए, 14 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने इस हादसे की जुडिशियल जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि घायलों की हर संभव मदद की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक जो हमेशा कोई भी हादसा होता है उसके बाद जो बयान आते हैं राजनीतिक, वो यही होते हैं कि मृतकों को मुआवजा, घायलों को उचित इलाज और मुआवजा और मामले की मजिस्ट्रेटी जाँच। खैर, घटना के बाद से पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं और घटनास्थल पर जायज़ा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह भी पहुंचे हुए हैं। चमोली के अलकनंदा नदी के किनारे ये ट्रांसफार्मर था जो ट्रांसफार्मर फटा और ट्रांसफार्मर के फटने से ही हादसा हुआ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर करंट दौड़ा और वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो प्रदेश और देश में सियासी घमासान मचाए हैं। और इसी बीच उस तूफान में, उस घमासान में खिलाड़ियों के मन में भी एक हलचल है जो इंसाफ की मांग को लेकर कभी धरने पर बैठे थे, जो शायद कभी एक बड़ा आंदोलन बन सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। पहलवानों के यौन शोषण मामले में लगातार पेशियां हो रही हैं, तारीख पे तारीख चल रही हैं। इंसाफ कब मिलेगा इसका इंतज़ार पहलवानों को भी है और देश को भी है। अब दिल्ली की एक कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर छोड़ा जमानत दी और इसके साथ साथ अदालत ने डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी जमानत दी है। तो आपको बता दें कि 7 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने गंभीर आरोप लगाए थे और गंभीर आरोप लगाते हुए बयान दर्ज करवाए। कई पीड़ितों ने तो यह भी कहा था कि यौन उत्पीड़न के कारण वह डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील ने मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया है। इस बात पर जज ने कहा कि वह हाईकोर्ट जाने की अदालत के सामने अपनी अर्जी दायर कर सकते हैं। हालांकि ब्रजभूषण की तरफ से इस बाबत कोई आवेदन अभी तक नहीं दिया गया। हालांकि अभी ब्रजभूषण की जो अंतरिम जमानत दी है वो 2 दिन की है और इस पूरे मामले की सुनवाई अब 20 जुलाई को होनी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ की तदर्थ समिति ने ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और विश्व चैंपियन पदक विजेता विनेश फोगाट को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश दे दिया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के चुनाव कराने पर जो रोक लगी हुई थी उस रोक को भी हटा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत WFI के चुनाव कराने पर बैन लगा हुआ था। तो अब लगता है कि जल्दी ही तारीख मिल जाएगी चुनाव के लिए, यानी कि तारीखों का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, एक ही तारीख मिलेगी और पहलवानों और खिलाड़ियों को जल्द इंसाफ मिल जाएगा। तो ये थी बात पहलवानों की उस आंदोलन की कि जो बड़ा आंदोलन बना था, बड़ा आंदोलन चला था, धरनों से शुरू हुआ था, लेकिन अब उसको अंजाम की तरफ जाने का इंतज़ार है। तो बात प्रदेश की राजनीति की शुरू करते हैं, यानी कि अपने हरियाणा की। पिछले कई दिनों से हमारे हरियाणा में मानसून की मेहरबानी इतनी है कि कई ज़िलों में बाढ़ आई हुई है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। तो ये सारी खबरें सुर्खियों में हैं और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। तो सियासत तो दोस्तों बनी ही सियासत करने के लिए होती है, चाहे वो फिर मानसून हो, चाहे वो बारिश हो। तभी तो मानसून की ठंडक के अलावा प्रदेश में सियासी गर्मी पूरी तरह से चल रही है। अब बात बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की करें, जो कभी टूटने के कगार पर था। ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने कहा कल कि मीडिया के लोग बहुत 3.5 साल से गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे थे। तो भाई गठबंधन तोड़ने की बात तो भाजपा और जसपा के नेता ज़्यादा कर रहे थे। मीडिया वालों को तो जो बताया जा रहा था वो चलाया जा रहा था। खैर, हमने भी सियासतदानों से यही सुना था। हालांकि अब इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं दोनों पार्टियों के नेता। उनका कहना है कि हमने कब कहा था कि हमारा रिश्ता टूट रहा है। हमने तो रिश्ता जोड़ा ही इसलिए था कि मिलकर प्रदेश का विकास करेंगे। ना हमने कभी यह कहा कि रिश्ता टूट रहा है, ना उन्होंने कहा, यानी कि दुष्यंत साहब कह रहे थे कि ना हमने कहा और ना बीजेपी वालों ने कहा। चलिए, कुल मिलाकर अब प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहेगा, लगभग ये तय लग रहा है, क्योंकि एनडीए का हिस्सा बन गया है जेजेपी। इस रिश्ते की डोर ढीली हुई थी उस समय, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि सरकार है, गठबंधन नहीं है। यानी कि जो सरकार चल रही है वो सरकार में भागीदार हैं सिर्फ। और उसके बाद में विप्लव देव जी के बयान के बाद जो उचाना से दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि खाली पीली समर्थन नहीं दिया। खैर, लग रहा है कि अब जो गठबंधन के जो पेच ढीले हुए थे उन पेचों को कस लिया गया है। निमंत्रण पत्र से बुलावा भेजा गया था जेजेपी वालों को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए, और उन्होंने भी, यानी कि जेजेपी वालों ने भी उस निमंत्रण का मान रखा। भाई, अब कोई कार्ड भेजकर आपको अगर प्रेम से बुलाएगा तो जाएगा ही। तो ये किया दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने। जो भाजपा की तरफ से जो बैठक हुई थी एनडीए की, उस बैठक में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी पहुंचे और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे। पटका पहनाकर, फूलों का गुलदस्ता भेंट करके उन दोनों का स्वागत किया गया। तो फिलहाल फूलों की खुशबू के बीच ये गठबंधन की भी जो सांस की डोर है वो लंबी चलने वाली है। और वैसे भी अब एनडीए की बैठक में ये साफ हो गया है कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी, यानी कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं। अभी सीटों पर मंथन होना बाकी है, और जब सीटों पर मंथन होगा तब भी ज़रूर कहीं ना कहीं विष जरूर उगलेगा। खैर, हम भी चाहेंगे कि विष की बजाय अमृत ही निकले। फिलहाल तो यह रहा कि गठबंधन बना हुआ है और बना रहेगा, क्योंकि यह सियासत का ऊँट है। जाने कब किस करवट बैठ जाए, ये तो उस ऊँट को भी नहीं पता होता जिसका कोई महावत नहीं होता। तो सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच में कोई सहमति बनी या नहीं बनी, और जब तक आला कमान की जेजेपी के नेताओं के साथ बैठक नहीं हो जाती, तब तक कम से कम हरियाणा के भाजपा के नेता कुछ कहने के लायक तो नहीं हैं। हमें तो उम्मीद ये है कि गठबंधन बना हुआ और बना रहेगा प्रदेश के इस मेल वाले गठबंधन से, क्योंकि अब दोनों दल कह रहे हैं कि बेमेल नहीं, मेल वाला गठबंधन है। तो मान लें कि शायद प्रदेश का आगे और भी विकास होगा। तो विकास का वायदा तो सभी कर रहे हैं, क्योंकि अब 2024 आने में ज़्यादा समय नहीं बचा। तभी तो चारों तरफ से चुनावी बयार चल रही है, और इसी को देखते हुए देश की सियासत में 18 जुलाई 2023 की तारीख शायद दर्ज हो जाए इतिहास के पन्नों में, क्योंकि इस दिन एनडीए बनाम इंडिया हुआ। यानी कि एक तरफ सत्ता में बैठे हुए लोग बीजेपी की तरफ से एनडीए की बुलाई हुई बैठक में इकट्ठे हुए, तो दूसरी तरफ 26 विपक्षी दलों के लोगों ने बेंगलुरु में बैठकर महामंथन किया। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। मोदी साहब ने यह भी कहा कि देश में राजनीतिक गठबंधन की लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो गठबंधन नकारात्मकता के साथ बनता है वह कभी सफल नहीं हो पाता।
शायद प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कुछ हद तक सच होती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कर्नाटक के बेंगलुरु में जब 26 विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आए और उन्होंने अपने इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया को एक नया नाम मिल गया इस गठबंधन से। इंडिया तो बहुत पुराना है, भारत की पहचान एक इंडिया से भी है, लेकिन अब विपक्षी दलों की पहचान इंडिया से होगी। तो तभी सभी दलों ने हामी तो भर दी, लेकिन अंदर खाने खबरें ये आ रही हैं कि कई नेता इस नाम पर सहमत नहीं हैं। इस नाम को देने वाले यानी कि इस महागठबंधन के नए नामकरण का श्रेय करने के लिए भी सभी नेताओं में लगभग होड़ मची है। दीदी के समर्थन कह रहे हैं कि ममता दीदी ने इसका नाम रखा था, कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की इसमें बड़ी भूमिका थी, कोई कह रहे हैं कांग्रेस के युवराज यानी कि राहुल गांधी जी ने इस नाम को क्रिएट किया था। अब अगर नामकरण की बात को छोड़ भी दें तो इस नाम को लेकर एक कानूनी पेच भी लगा हुआ है। द एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड प्रॉपर एक्ट यूज 2005 जो 1950 से था, उसमें 2005 में संशोधित किया गया और इस एक्ट में पूरी तरह से ये बताया गया कि आप किन नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन का नहीं। और जिन नामों का जिक्र हुआ उनमें इंडिया का नाम भी शामिल है, यानी कि भारत। और अगर ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी इसका इस्तेमाल करती है तो उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। और वैसे भी कांग्रेस के युवराज पर तो पहले ही कानूनी तलवार लटक रही है। शायद इसलिए सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार, जो इस महागठबंधन के प्रेरणाते थे, जो इस महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया है। हालांकि इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की अगली बैठक में नीतीश कुमार को इंडिया यानी कि जो गठबंधन हुआ है महागठबंधन, इसका संयोजक बनाए जाने की घोषणा हो सकती है। संभवतः सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष हो सकती हैं। तो चलिए, ये खबरें थी सियासत की। आगे बढ़ते हैं उस खबर पर जिसने कि आपकी रसोई में तूफान मचा रखा है, यानी कि टमाटर पर। टमाटर ने इतना रसोई का बजट बिगाड़ रखा है कि उसके लाल होने से ज़्यादा तो गुस्से से घर में लोगों का रंग लाल हो रहा है। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि उसकी कीमतें आसमान नहीं बल्कि चंद्रयान 3 की तरह अंतरिक्ष को छू रही हैं। क्या कभी सुना था कि टमाटर 200 रुपये के पार हो जाएगा? हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि उसके दाम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और इसी बीच आपको एक खबर और दे दें जो आपको टेंशन दे सकती है। देश में दूध की कीमत लगभग पिछले 1 साल से 10% में और 3 साल में लगभग 22% तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में आसमान से आफत की बारिश बरसी है। कई राज्यों में बारिश है और बाढ़ की वजह से चारा महंगा हो रहा है। इसलिए अब ये भी माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में दूध के दामों में लगभग 5% तक और बढ़ोतरी हो सकती है। कोरोना के बाद से ही दूध से बने प्रोडक्ट की लागत में संतुलन बिगड़ा हुआ है। ऐसे में अब अगर पशुओं का चारा भी महंगा हो गया तो इसके चलते दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए खुदरा टीम मजबूर हो जाएंगी। साल 2013 में 1 लीटर फुल क्रीम दूध की कीमत 42 रुपये थी, जो इस समय 66 रुपये है। अगस्त सितंबर में इस खराब मानसून के चलते उत्पादकता पर अगर इसका असर पड़ा और चारे के दाम भी अगर बढ़ते गए तो दूध की कीमतें और बढ़ जाएंगी। और कीमत बढ़ने की वजह से पशु आहार में 25% महंगा होना एक रीज़न ये भी रहेगा। इसके अलावा कोरोना के बाद दूध और उसके बने प्रोडक्ट की मांग में जो इजाफा हुआ है, इसके साथ ही बेमौसम की बारिश और अलीनो तूफान के असर से फसलों को नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ कुछ समय पहले पशुओं में लंपी रोग भी चला था, इसका असर भी पड़ा, उत्पादन प्रभावित हुआ। और ये सब कारण ऐसे हैं कि जो आपकी रसोई के बजट को एक बार फिर बिगाड़ सकते हैं। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि ना आपका बजट बिगड़े और ना आपका मूड ख़राब हो। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ उन खबरों के साथ, कुछ उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।